बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये बहसें जो हैं ये सदियों से हैं। जना बिल जबर हो या जना बिल रज़ा हो, ये लफ्ज़ भी मैंने नए नए समझने की कोशिश की है। पहले ये लफ्ज़ मुझे लगता है कि शायद ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी में भी इस तरह के लफ्ज़ ना हो, जना को सिर्फ जना ही समझा जाता था। लेकिन बहरहाल मॉडर्निज़म के साथ साथ अगले दौर आते हैं। लेकिन मामला ये है कि कवानीन दीन और कवानीन रियासत जो हैं उनमें क्या तज़ाद हो सकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात करेंगे। और इसके ऊपर एक बड़ी ही दिलचस्प भी नहीं कहना चाहिए लफ्ज़, जो एक फ़ैसला आया अदालती, वो अपने रिपोर्टर अरशद अली से भी पूछेंगे। लेकिन मैं मेहमानों का तारुफ़ करवा लूँ। नौशीन नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ रबाब सलमान है, अस्सलाम वालेकुम रबाब, खैरियत से आप? और टेलीफोन लाइन पर इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब होंगे। लेकिन इरशाद, आप ज़रा थोड़ा सा ये जो केस है, ये जो अभी अभी रिपोर्ट हुआ और सोशल मीडिया पे बड़ा इंसा हुआ है, ये क्या चीज़ है? जी बहुत शुक्रिया। ये केस कुछ इस तरह से है कि मियाँ वाली की खातून के साथ ज्यादती का मुकदमा जो है वो मियाँ वाली पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें जो है वो मुल्जिम राशिद को ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। और 496 जो पीपीसी का सेक्शन है उसके दफा के तहत जो है वो सेक्शन के तहत उसको 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। ताहम जब ये सजा सुनाई गई तो मुल्जिम ने, राशिद जिसका नाम है, उस सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, मैं बिजनेसमैन हूं और ब्लैकमेलिंग के लिए जो है वो खतून ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। दूसरी जानब जो खतून की मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें अदालत ने ये बताया गया कि खतून के साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं हुआ, ना ही किसी जिस्म के हिस्से पर नशानात पाए गए हैं, लिहाजा ज्यादती इसमें हुई है। ताहम पुलिस की जानब से ये इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेट किया गया मामले को, तो पुलिस ने सीधी इस मुकदमे में 376 की जो दफात थी उसको जो है वो ऐड किया, ताकि 496 जो लगनी थी वो नहीं लगाई। ये 96 और 76 है क्या चीजें? जो जना बिन रजाबंदी है, रजामंदी के साथ जो जना है, उस पर जो है वो खातून और मर्द को जो है वो सजा हो सकती है। ताहम जब ट्रायल कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और देखा कि इस मुल्ज़िम को 376 सेक्शन के तहत जो है वो सजा नहीं दी जा सकती, तो ट्रायल कोर्ट ने, मैं आपकी बात को जरा आसान कर दूं, कोर्ट ने ये कहा कि ये जना बिल जबर नहीं है, ये जना बिल रजा है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अब आपने इस सारे ये यहीं तक ये सिलसिला, और इसमें लड़के को छोड़ दिया गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोर्ट ने जो है वो इसको यूं लिया कि ये रजामंदी के साथ जना हुआ है और खातून जो है वो उस मुतल्लिका बंदे के जो है वो रहायशगाह पर खुद गई है, तो लिहाजा तमाम सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अदालत ने कहा कि रजामंदी के साथ जो जना है उसमें सिर्फ मर्द को सजा नहीं दी जा सकती। ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी नुक्ता जो है वो सेट कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रजामंदी के साथ जना है उस केसेस में मुलव्वस खातून की मर्द के खिलाफ गवाही को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसकी गवाही को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले के अंदर जो रजामंदी, अरशद बहुत शुक्रिया, अरशद बहुत शुक्रिया। मैं रबाब आपसे चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा बताइएगा कि ये रजामंदी का जो जना है वो तो अदालत ने कबूल कर लिया कि वो हुआ है और इसमें खातून जो है वो भी शामिल है, लेकिन इसके ऊपर सजा नहीं हुई, ये क्या था? असल में एक जो भी अरशद बात कर रहे थे कि 376 की और 496 बी की, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि एक रेप है जिसको आप कह रहे हैं बिल जबर, और एक ऐसा है विद कंसेंट, ठीक, फॉनिस्केशन, यस। उसमें ये है कि वो रेप नहीं कहलाएगा, रेप इज़ व्हेन इट इज़ असर्टेड। रेप होगा जिसमें कंसेंट किसी एक पार्टनर का ना हो, हाँ, किसी भी एंड से। लेकिन अगर हो कंसेंट तो वो रेप अदालत की नजर में, कानून की नजर में नहीं होगा, लेकिन दैट इज स्टिल क्राइम। और जो क्या जुर्म होगा वो फिर अगर फॉनिस्केशन वो क्या चीज़ है? कि आप जैसे आप कह रहे हैं, जिसको आपने अपनी उसमें ट्रांसलेट किया है कि बिल रजा। अच्छा, ये जुर्म है? जी बिल्कुल जुर्म, ये जुर्म है। दैट इज, अदालत को समझ में आ गया कि ये जुर्म हुआ है, हाँ, तो अदालत ने बरी क्यों किया? वैसे जो क्राइम होता है इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट, नॉट अगेंस्ट पर्सन। अच्छा, तो इस के अंदर जो भी जजमेंट लिखते हुए जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया वो ये किया गया
कि जब भी क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है। अच्छा, आपको ये देखना पड़ता है कि अगर ये क्राइम हैपन हो रहा है तो इट डज नॉट मीन इट इज़ विद द विल, इट इज़ विद द कंसेंट और इट इज़ नॉट। अच्छा, जब एक गलत काम हो रहा है तो वो गलत है एंड दैट वुड स्टैंड्स देयर। इंटेंशन नहीं है इसमें कोई भी? डेफिनेटली नॉट, कोई नहीं होगी, क्योंकि वो ठीक स्टेट है। के अगेंस्ट हो रहा है ना। ठीक। अगर एक गलत काम आपका हो रहा है और उसकी वजह से सारी दुनिया में वही चीज़, ये तो आपके एक ख्याल में ये जो अभी कानून, एक नुक्ता जज साहब ने कानून दिया, वाज ऑलरेडी देयर, तो बट ये जो एक नुक्ता आया कि अगर बिल रज़ा है तो उसमें लड़की जो है ना उसकी गवाही ली जा सकती है और वो भी उतनी ही मुजरिम होगी जितना कि आदमी मुजरिम है, इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जो है ऑब्वियसली जो क्राइम पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम है, वो कैसे हो सकता है कि वो किसी चीज़ की विटनेस दे सके? यहाँ तक ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक। उसने जो विटनेस थी, उसकी जो पीछे चल रही है, उसने गलत सेक्शन के तहत जो है वो उस दिन आपसे एक और सेशन में यही बात हो रही थी कि आर्ट होता है, अपना हक लेना भी एक आर्ट है। वो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ दैट कि उसने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन जो है वो लग गया रेप का, इस वजह से उसको ये चीज़ जो है इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे या उसके ऊपर किसी को सज़ा नहीं होगी, तो दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर इज़ दिस कि अगर एक क्राइम हुआ और उस क्राइम के होने के बाद चाहे वो दो उसमें मुजरिम थे या उसमें उससे ज़्यादा मुजरिम थे, बट दैट हैपन्स, जब क्राइम हुआ तो इसका मतलब है कि सज़ा के हकदार दोनों हैं। ठीक। तो ये जो तो दी क्यों नहीं? ये नुक्ता यहाँ से जो है इस वजह से कि उसको सज़ा नहीं दी गई, लड़की को सज़ा नहीं दी गई, तो ये इसकी कोई रीज़न नहीं है कि इसलिए लड़के को क्विट कर दिया। क्या लड़की के ऊपर ये नुक्ता अदालत को देखना चाहिए था कि उसने ये झूठ क्लेम क्यों किया कि ये रज़ा के साथ नहीं था, ये जबर के साथ था, जबकि साबित ये हुआ कि वो खातून खुद उस शख्स के घर गई थी? हमेशा ये होता है कि एक पार्टी जो होती है वो अपना, ये इन्वेस्टिगेटिव है जी, जब वो अपना वर्जन देती है या अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाती है तो वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, इसीलिए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, मतलब झूठ भी पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको उसका थॉट है। अदालत ये नहीं कह सकती कि आपने मुझे ब्लफ मारा है। अगर तो वो किसी बहुत सारे सबूत के साथ ये बात कहती है, एक अपना वर्जन देना कि मुझे इस तरह महसूस हुआ, दैट इज वो उसकी सोच है, उसका स्कूल ऑफ थॉट था कि उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट नहीं, उसने बिल्कुल बात की है ना, पूरा बताया है कि जी हमें वहाँ से उतारा और फिर हमें कुछ लोगों ने हमारे ऊपर जो है वो बंदूकें वगैरह तानी, फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में वो गलत साबित हो गया। इन्वेस्टिगेशन में वो डीएनए भी हुआ। जी, डीएनए भी हुआ और मेडिकल उसका हुआ आया है, ये नहीं कि उसके साथ वो जगह मुख्तलिफ है जहाँ से डीएनए आया है। नहीं, उसके साथ प्रोसेस सारा हुआ है। हाँ। लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आई कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, यानी कि उसके बॉडी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, नहीं थे। सर मुझे ये बताइए कि क्या मजहबी तौर पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, रज़ा के साथ और जबर के साथ, ये कोई अलग चीज़ें हैं? इनकी डेफिनेशन और सज़ाएं भी अलग हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना शरई कवानीन के एतबार से, जना का जो अमल है इसकी सज़ा अल्लाह रसूल ने शादीशुदा और गैर शादीशुदा की अलग अलग वो बयान फरमाया। रज़ा के साथ नहीं इसको मंसूब किया नहीं, जना जो है वो यानी बजाती ही फी नफ्से ही एक जुर्म है, बहुत कबीर जुर्म है। वला तक़रबू ज़ना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तम व साअ सबीला, बहुत बुरा अमल है। तो इसलिए इसकी जो सज़ा है ना उसके अंदर जो फ़र्क है वो जना बिल जबर और बिल रज़ा की बुनियाद पर नहीं है, वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा के बीच में है। दूसरी बात जो है ना, शादीशुदा की सज़ा क्या है? शादीशुदा की सज़ा रजम करना, उसको रजम करना जी। अच्छा। और जो गैर शादीशुदा उसको 100 कोड़े मारना और उसको 1 साल के लिए यानी शहर बदल, रजम से मुराद होती है उसको संसार करना, पत्थर मार मार कर उसको ख़त्म करना। ठीक। ये अगर कहा जाए कि ये बड़ी जालिमाना सज़ा है तो आप क्या कहेंगे इस पे? तो अल्लाह से बढ़कर ना कोई रहमान है और नबी पाक से बढ़कर कोई रहमतुल लिल आलमीन है। उनसे बढ़कर मुआशरे के ऊपर रहम करने वाला कोई नहीं है। तो ये पूरे मुआशरे की बात है, जो कि 1-2 अफराद के रहम की बात नहीं, पूरे मुआशरे, सोसाइटी, आने वाली नस्ल, उनके हस्बो नसब, उनके ख़ानदान और उनके मुस्तकबिल के साथ रहम का मामला। तो इसलिए ये रहमत है। और यानी कि मुझे जो कानून समझ आया वो ये कि कानून के अंदर रज़ा का साथ जना होना वो एक अलग पैराडाइम है, जबर के साथ होना एक अलग है। मजहब के अंदर ऐसा नहीं है। उसके हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये जो है ना कि किसी के ऊपर जो कानून नाफिज होता है या उसका जुर्म साबित होता है, वो उसके लिए अल्लाह और रसूल ने तरीके में बताए हैं। सबसे पहला तरीका होता है गवाही देना, और जना के लिए 4 गवाह का होना
जो बिल्कुल आखिरी हद तक उस जुर्म को देखने की गवाही दें और उनके लिए शरायत हैं कि वो अपने मुआशरे के अंदर बहुत बाकिरदार मुत्तकी परहेज़गार। एक बात। दूसरी बात है कि इकरार करना, शहादत वाला नफ्स, कि खुद इंसान आके इकरार करे कि मैंने ये बुराई कर ली, और साहबी ने किया। तो ये जो सूरत हाल है ना, इसके अलावा जो तीसरा फर्द है ना, जैसे अभी इस मामले में हुआ कि कोई लड़की ने आके कहा कि इसने मेरे साथ ये जुर्म किया, उसके लिए ये गवाही उसकी नहीं होगी। वो अपने बारे में कह सकती है आकर कि मैंने ये जुर्म किया। और उसको दोनों वाक़यात में आप देख लें, हज़रत माइज़ इब्न मालिक का जो वाक़या है उसके अंदर भी उस गामदिया नबी पाक ने उससे नहीं पूछा कि वो कौन है, दूसरा ये नहीं पूछा, दूसरे फरीक की बात। अगर ये इस्लामी रियासत होती और कानून इस्लामी होता तो जो खातून कह रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है या नहीं हुई है, वो ज़ना का इकरार कर रही है, वो अपना कर रही है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो बिरज़ा का ये साबित हो जाता कि अपनी रज़ामंदी से इसने किया है तो इसके ऊपर सजा हो जाएगी, और इसने इकरार कर लिया है, इसने इकरार कर लिया। और जो दूसरा है उसके लिए अगर शहादत मौजूद नहीं है 4, या उसका अपना इकरार मौजूद नहीं है, तब अगर करायन सिर्फ मौजूद है, जैसे DNA टेस्ट है या कोई और चीज़ें इस तरह की करायन मौजूद है, तो करायन की बुनियाद इधर हदूद बिशुबहात, हद नहीं लगेगी। लेकिन वहाँ का जो जज है, काजी है, फैसल है, सालिस है, वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक कोई उसको ताज़ीर दे सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन हद नहीं लगा सकता, यानी कि रजम नहीं कर सकता। हद के लिए जना के लिए 4 गवाह चाहिए या इकरार चाहिए। ठीक है, अल्लामा हुसैन अकबर साहब साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये जो 4 गवाह हैं जना के अंदर सजा देने में, ये 4 गवाह लाने तो नामुमकिन है कि कोई लेकर आ सके, तो फिर सजा तो सिर्फ अकरार पे ही हो सकती है ना कि जना मेरे से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखो, खुदावंद मुतआल रहमानुर रहीम है, वो इंसान के गुनाहों पे हत्तल मकदूर पर्दा डालता है, ठीक, और उसके गुनाहों को अवामुन नास के सामने लाने से बचाने के लिए 1000 तरीके अख्तियार फरमाता है। लेकिन इंसान अगर इतना सरकश हो जाए और इतना बागी हो जाए कि अहकाम इलाही का सरे आम मजाक करे, और यहाँ तक कि 4 आदिल गवाहों की रसाई मुमकिन हो सके कि वो उसको अमला जिना करते देख रही हैं, तो मैं समझता हूँ फिर तो हद जारी करने में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और खुदावंद मुताल की रहमत जो है उसमें तो कोई कमी नहीं है। इसलिए वाहिद शेद ये गुनाह है कि जिसके लिए 4 गवाहों की गवाही को शर्त करार दिया गया है, और वो भी बैक वक्त। ये नहीं है कि एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, 3 ने गवाही दी है, चौथे का जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं जनाब, एट अ टाइम सारे गवाही दें, मकान और जमान एक हो, और गवाही के शहूद के जो डॉक्टर साहब तारीख इस्लाम में या तारीख इंसानियत में आपने कभी 4 गवाहों की गवाही पे जना की सजा कहीं पढ़ी है? जी बिल्कुल सजा है, उसमें पढ़ी क्या है, तो सजा हुई हो कुरान करीम में 4 शहूद के हवाले से। तो फौकहा ने तो यकीनन इसमें कहा है कि ये 4 आदिल गवाह जो हैं वो गवाही दें, और गवाही के तमाम तर शरई तकाज़े पूरे हों, और वो भी उन शराइत पर पूरे उतरते हों, क्योंकि फासिक फाजिर की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, आदिल गवाह होना भी शर्त है। तो अगर वो शराइत पूरी हो जाती हैं तो फिर तो हद जारी होगी जरूर। लेकिन हमने जो एक ही रवायत पढ़ी है जिसमें कि ज़ना पे रजम हुआ, वो उस औरत को हुआ और उसने कई दफा इंतजार किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ढील दी। होना चाहिए एक मजलिस का इकरार भी, या 4 मरतबा का काफी नहीं है। अच्छा, अगर 4 गवाह ना हो तो एक ही शख्स 4 दफा कसम खा सकता है? नहीं नहीं, कसम और शहादत में फर्क है बहुत। अच्छा, ठीक होगी बात। अब इसमें एक चीज है जी, अगर खामद सूरा नूर में अगर खामद अपनी बीवी के ऊपर आकर ज़ना का इल्जाम लगाए और वो 4 गवाह भी ना ला सके, तो जो भी आपने बादशाह फरमाई, तो वो 4 कस्में उठाएगा। ये सिर्फ शौहर के लिए, शौहर अपनी बीवी के खिलाफ 4 कस्में अदालत में उठाएगा, 5वीं बार कहेगा कि अल्लाह की उस पर लानत हो अगर उसने ये काम किया। और उसके अगर बीवी खामोश हो जाती है उसकी कस्मों के सामने, तो उसके ऊपर हद नाफिज होगी उस औरत के ऊपर, उसका जुर्म साबित समझा जाएगा। अच्छा, और अगर औरत उस मौके पर वो मुकाबले में 4 कस्में वो उठा ले तो, और 5वीं बार ये कहे कि अल्लाह का उस पर गजब होगा, ये झूठ कह रहा है, मैं सच्ची हूं, मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो वो हद साकित हो जाएगी। यहाँ पे अल्लाह ने मर्द औरत दोनों की गवाही को बराबर किया हुआ है। जरा अंदाजा लगाइए, हुकूक ख़वातीन की बात जो करते हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में यहाँ अल्लाह ने औरत की गवाही है वो मर्द के बराबर कर दी। मर्द की गवाही पर हद नाफिज हो रही है,
और औरत की कस्मों के ऊपर वो हद साकित हो रही, दोनों की तासीर और दोनों का वजन एक बराबर हो गया। तो इसलिए बराबर का हो गया, उसका वजन ज्यादा हो गया। कैसे वजन हो औरत का? आप उसको तो हद ही खत्म कर दी उसने, हद नाफज, यानी वो नाफज कर सकती थी, वो उसकी कस्में इसने साकित कर दिया। तो यानी उसके दोनों की हैसियत बराबर होगी। लेकिन इसलिए आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने कितनी अहमियत दी। ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो माशरे में हमने दो लफ्ज इजाद, मेरी बात अधूरी रहेगी थी अगर इजाजत फरमाए तो। रजा, पहले तो इन पे राय देते हैं कि आप समझती हैं कि ये दोनों के लिए जना का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए? फिर बिलाल साहब, हम सोसाइटी में जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ एक तरफ तो ये है कि हम मज़हब की बात करें, दूसरी तरफ हम सोसाइटी में जिस तरह के रहन सहन की या मॉडर्निज्म की बात करते हैं, यहाँ पर तो बहुत आम हो चुका है लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें बगैर निकाह के आप देखिए कि आप एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शादी करना ज़रूरी समझते हैं लोग, 5-5, 7-7 साल इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं जी मर्द औरत दोनों ही कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ या मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हो रहा है? जी बिल्कुल, ये हर जगह हो रहा है। हम ये नहीं कि अच्छा हमारे यहाँ एक बहुत जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हम फौरी तौर पर सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ तो होता नहीं है या हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सब हो रहा है, सिर्फ ये है कि हम उसको कितना कबूल करते हैं, कितना बयान करते हैं या कितना बयान करना चाहते हैं या कबूल करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक फेल आपको पसंद ना हो या मुझे पसंद ना हो तो वो हो नहीं रहा, ये हो रहा है हमारे यहाँ बिल्कुल। ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो ये रजा के साथ जना कह सकते हैं? ये इसको पता नहीं है मुझे, ये क्योंकि मुझे इसका ये नहीं पता कि ये जना के साथ, मुझे जो लफ्ज़ पता था वो मैंने आपको बयान किया। मैं इसके किसी मजहबी उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहती, मुझे जो लफ्ज़ पता है जो हो रहा है मैंने आपसे वो बयान किया। लेकिन चले इस लफ्ज़ को अंग्रेजी में अगर शाजी कन्वर्ट कर लें, रेप। जी बिल्कुल नहीं, ये रेप नहीं, रेप इज डिफरेंट चीज, ये सेंसिटिविटी है, बिल्कुल थोड़ी सी सेंसिटिविटी हमें देखना पड़ेगा। आपको जब मैं कोई बात करूंगी ना तो आपको मुझे लगता है कि जैसे आपकी आंखों में आ रहा है कि ये कोई एनजीओ वाली आंटी वाली बात हो रही है, बट ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि जब हम रेप की बात करते हैं तो वो रेप है, रेप से मुराद है जबरदस्ती, जिसमें एक औरत की रजा शामिल नहीं है और एक मर्द की भी रजा शामिल है। और अगर शामिल हो तो वो लिविंग रिलेशनशिप है, फिर वो लिविंग रिलेशन, दोनों दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दो बालिग अफराद ये फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन निकाह नहीं करते। और देखें निकाह क्योंकि एक बड़ी शादी हमारे यहाँ एक बड़ा सोशल एग्रीमेंट है और उसकी बड़ी जिम्मेदारी है दो खानदानों के, हम समझते हैं क्योंकि हम रवायात, तो खानदानों को ना बीच में अभी डालें, अभी हम पहले खुद देखते हैं कि हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर हमें समझ आ गई कि हमने रहना है तो फिर हम खानदानों को शामिल कर लेंगे और हम शादी कर लेंगे या नहीं करेंगे। ये तो हेल्पिंग हैंड हो गया ना, ये देखिए हम अभी बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, कानून क्या कहता है, दूसरी बात मजहब क्या कहता है, तीसरी बात अखलाकियत क्या कहती है, चौथी बात ये होना चाहिए नहीं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो बहुत पांचवी बात। अच्छा इसके रिजल्ट, लेकिन जब बीज बोएंगे शाजी तो फिर पौधा तो उगेगा ना, फिर फल तो खाना पड़ेगा। अब ये है कि एक दफा तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरी बात रेप बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब एक खातून, हो सकता है कि हम इस केस की ही बात करें कि खातून के आपके साथ किसी के साथ एक मर्द और खातून की अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग का फौरी तौर पर मतलब नहीं है कि वो कोई जिनसी या जिस्मानी ताल्लुकात ही चाहते हैं। अच्छा जहाँ से शुरू हुआ हो सकता है वो बड़ी खुशी के साथ किसी, हम देखते हैं कि एक मर्द के साथ मिलने गई, हम देखते हैं आजकल बड़ा एक आम कल्चर है, हम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में डेट्स का रुझान है, लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा हमारे यहाँ बहुत बारीकी के साथ, इस पर मैं जो बात कर रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, उसमें कोई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं हमारी जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ, जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो उसकी बात कर रही हूँ। लोग मिलते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। 2 मुलाकातें होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं। अच्छा कई बार 50 मुलाकातों के बाद फैसला होता है कि नहीं जी हम नहीं चल सकते। कई बार नहीं होता तो उसके नताइज भी खतरनाक सामने आ जाते हैं, लोग साथ रहते हैं तो उसके नताइज भी सामने खतरनाक आ सकते हैं। लेकिन रेप का मतलब ये नहीं होता, ये जो इस केस में भी अगर हम एक तो ये मुद्दा बात करें कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, ये हो गया, और उसके बाद खातून को डर था, सोशल नॉर्म्स का डर था, माँ बाप का डर था, तो उसने ये कदम उठाया। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे ना हुआ हो, खातून ये चाहती ही ना हो, वहां तक वो गई, वो एक अलग बात है। वापस आके पूछूंगा, पता क्या औरत मर्द के साथ रेप कर सकती है? सिर्फ औरत ही रेप कर होती है या मर्द भी रेप हो सकता है? लेकिन वापस आऊँगा तो पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ये कि जब लिविंग रिलेशनशिप्स में आप ज़्यादा क्या कहना चाहिए राय का इजहार ना करें तो फिर आने वाले वक्त में जो इस पौधे का फल होगा ना वो ये होगा कि आपके बच्चों के स्कूलों के फॉर्म के ऊपर पेरेंट्स का नाम नहीं लिखा जाएगा, सोशल पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, जो इस वक्त बरतानिया और अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर राइज है। तो क्या हमें एक्सेप्टेबल है कि हम ये कर लें, या फिर हमें उन कवानीन की तरफ जाना चाहिए कि लिविंग रिलेशनशिप में टाइम पीरियड रख लें?
आप अंदाज़ा समझ रहे हैं, और फिर हम उस निकाह को कानूनी हैसियत जो है वो पाबंदी के साथ दें। इसमें अहले सुन्नत और अहले तशी की बात नहीं है, मैं मिसाक या मिता की बात नहीं कर रहा। फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा आज के दौर में, वापस आऊँगा आपके सामने हदिया करूँगा ये सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, आपकी तरफ ये हदिया सवाल छोड़ के मैं गया था कि अगर लिविंग रिलेशनशिप है, एक तरफ तो ये बड़ी हेल्पिंग हैंड लगेगा ना कि ख़ानदान मुलव्वस ना हो, जिम्मेदारियां ना हो, आप देखभाल लें, रह सकते हैं रहें, ना ही रह सकते नहीं रह सकते। लेकिन वेस्ट में भी इसका एक सोल्यूशन निकाला है कि अगर उसमें बच्चे हो जाते हैं तो उसमें माँ बाप का नाम ही निकाल दिया, उसमें एक दूसरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी वेस्ट ने दिया है जिसका कि हम यहाँ जिक्र बड़ी मुश्किल से करते हैं। वेस्ट के अंदर ये कानून है कि अगर ये साबित हो जाए कि आप 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं तो वो आपका निकाहनामा मानेंगे ही नहीं, मांगेंगे ही नहीं, वो आपको मियाँ बीवी तसव्वुर करेंगे। सो उसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है कि मियाँ बीवी है तो प्रॉपर्टी जो है वो आधी आधी बाइफरकेट होगी। ये आपको लगता है कि इसको कोई मजहबी इन ख्यालात को तहफ़्फ़ुज़ देने की हमें ज़रूरत पड़ेगी आइंदा आने वाले वक्त में? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि दो नामहरम मर्द और औरत का एक जगह जमा होना शरीयत ने सख्ती से मना किया है। अच्छा। नंबर 2, जो मर्द या औरत जो है वो आपस में शादी करना चाहते हैं तो शादी के इरादे से इतनी इजाजत दी गई है कि दोनों निकाह से पहले एक दूसरे को देख सकते हैं, ज़हरी जो उनके आज़ा है उनको देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये भी सिर्फ उनको अख्तियार दिया गया है कि जो आपस में शादी करने का इरादा रखते हैं, वगरना नामहरम मर्द का औरत नामहरम को देखना और नामहरम औरत का मर्द को नामहरम को शहवत की निगाह से या वैसे देखना, पहली नजर माफ है, उससे ज्यादा देखने का तो उन लोगों में से ठहरे ना कि जो मेरी तरह कहते हैं कि ये दोस्तियां वोस्तियां नहीं हो सकती आदमी औरत में, फिर तो ये बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी ये बात जरूर आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरी मोहतरमा बहन ने सोसाइटी की बात की है। इस वक्त सोसाइटी में जिन्स परस्ती के हवाले से औरत के साथ जो है वो इस गुनाह का इर्तिकाब कर रही है, मर्द के साथ कर रहा है। इन दोनों की सजा भी वही सजा है जो जिना की सजा है। ये नहीं है कि अगर औरतें आपस में हम जिन्स परस्ती करते हुए जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं तो उसको कोई सजा जारी नहीं होगी, वो बिल्कुल जारी होगा उन दोनों के लिए भी। और इसी तरह जहां तक इजबार का ताल्लुक है, आपका सवाल है, आजकल इसकी सैकड़ों मिसालें मिल रही हैं कि मर्दों को यरगमाल करके उनके साथ इंजेक्शन लगा के औरतें जो हैं वो अपनी ख्वाहिश नफसानी को पूरा करती हैं और फिर साथ ये भी धमकी देती हैं कि अगर आपने हमारी ख्वाहिश पूरी ना की तो हम शोर मचा देंगी और कहेंगे कि इसने हमारे साथ ज्यादती की है। और इसकी 20 मिसालें हमारी सोसाइटी में और खुसूसन अरब मुआशरे में भी बहुत सी इसकी मिसालें हमारे सामने आ चुकी हैं। लिहाजा ये तसव्वुर कर लेना कि सिर्फ मर्द ही औरत का रैप करता है, ये काफी नहीं है, बल्कि औरतें भी मर्द का रैप करती हैं और दोनों के लिए सजा जो है वो एक सजा है। मैं आपका पैगाम आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी, मेरा तो सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में जो ये नई तब्दीलियां आ रही हैं इसके तहत शरीयत को लचक दिखानी पड़ेगी या नहीं? देखिए, इस्लाम के जो उसूल ज़िंदगी हैं वो इंसानों की बेहतरी के लिए है। ठीक। औरत की जो नामूस और इज़्ज़त है ना, ये इस्लाम की नज़र में बड़ी कीमती है। ठीक। ये नामूस यानी उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू, ये कोई आम कोई गाड़ी तो है नहीं कि आप 2-4 दिन रख के इसको इस्तेमाल करके देखें कि ये काबिल इस्तेमाल हो सकती है। ये नहीं, गाड़ी भी कोई देता 4 दिन। जी, मैं ये कहता हूँ तो ये तो औरत एक इंसान और चूँकि उससे फिर जो भी आपने बात की आने वाली नस्लों की हस्बो नसब का मामला है, कल उनकी वल्दियत का मामला है, कल उनके जो मुस्तकबिल के मुआशरे के अंदर इज़्ज़त और नामूस का मामला है। चूँकि हमारे हलाल और हराम के जो एक मामला है ये इतना अहम नौइयत का हमारे दीनी और हमारे इस्लामी नुक्ता नज़र से, तो इसलिए किसी लिहाज से भी इसका इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता जी, अभी आप जो बात फरमा रहे थे कि अगर वो रहना चाहते तो रहें और वो निकाह करें। ठीक, वो निकाह करे ना, और निकाह में जो शादी के अंदर हमने फजूल रसूमात को दाखिल किया, उसमें हमने रसूमात को हमने शामिल किया जिससे हमने शादी को आसान करे। शाहजी माजरत के साथ हमने बुराई को आसान किया। आपके माशाल्लाह ताला बड़े जानने वाले होंगे वो, मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन मैंने उनको यूट्यूब पे बड़ा सुना है। वो वाज़े तौर पे इस बात को कोट करते हैं और वो बहुत बड़े आलम है, बहुत बड़ा मसनद है उनका। वो फरमाते हैं कि अगर गालिब गुमान ये हो कि आपने पैसे दिए हैं और आपके ताल्लुकात हैं तो गालिब गुमान क्योंकि इसका महर का है, यानी कि पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, तो ये फिर रेप होगा ही नहीं।
नहीं, इस तरह की जो वो फतवा बड़ा आला, मैं क्या बताऊं, नहीं वो असल में जिस नाम नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ उस फतवे को मैं जानता हूँ, लेकिन हम बिल्कुल उस फतवे से कोई भी किसी आलिम दीन ने इत्तफाक नहीं किया। अच्छा। और वो जिस अंदाज से उन्होंने बात की वो बात किसी और अंदाज की। लेकिन बाहर क्या दूसरी बात बिलाल भाई, गालिब अगर ख्याल हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिर आप उसको रिलेशनशिप मान लें। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल कतई तौर पर इन चीज़ों की कोई इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं उनकी इज़्ज़त आबरू के हवाले से और उनके मुस्तकबिल के हवाले से हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि शादी को आसान बनाए। हमने शादियों के मामला को मुश्किल उसको आसान बनाया। हाँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए ना, एक खातून आई, उन्होंने कहा जी कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे रिश्ता चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक ने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो नबी पाक फरमाया लाओ हक महर इसके लिए। बुखारी शरीफ। जी उसने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। फरमाया वलो फलतमिस वलो खल मिन हदीद, लोहे की एक अंगूठी लेकर आ। धोती का था, उसने कहा ये दे दूंगा तो पहनूंगा क्या। एक चादर थी, चादर वो भी नहीं दे सकता। तो बिल आखिर नहीं फरमाया हल मा का शहीद कुरान, कोई कुरान पाक की सूरत या गई फला फला, कहा वही इसको यहाँ करवा देना, वही इसका हक महर। तो ये है शादियाँ, तो ये है निकाह। निकाह करें, रहें, और अगर खुदा ना खास्ता 5 साल के बाद 10 साल के बाद उनका मिजाज आपस में नहीं मिलता तो जैसे तलाक इस्लाम में जायज़ है, खुला इस्लाम में जायज़ है, तलाक हो जाएगी, खुला हो जाएगा। लेकिन वो नीयत ये करें कि हमने घर बसाना है, अल्लाह रसूल की तालीम के मुताबिक रहना है। तो ये जो ये तसव्वुरात आ गए ना, ये तसव्वुरात इस मुआशरे को बर्बाद करने के, जो आप बार बार इशारा फरमा रहे हैं, नतीजे इसके क्या निकलेंगे? ये कत्ल व गारत जो बढ़ रही है, ये फाशी जो बढ़ रही है, ये एड्स की बीमारी जो बढ़ रही है, बेशुमार बीमारियां जो वबाई हमारे चीजें इख्तियार करती जा रही है। LGBT के कवानीन को अगर तहफ़्फ़ुज़ दे रही है 2018 के कवानीन में, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किस बात की मुझे नहीं, यही तो मसाइल हैं कि हमारी खुद मुख्तारी किधर है बिलाल भाई? हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। हमने एक नजरिए के तहत हमारे बाबा कौम ने क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके रुफ़ाका ने ये पाकिस्तान हासिल किया है एक नजरिए के तहत। 2 कौमी नजरिए, किधर क्या नजरिया? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा क्या माना था इसका? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या माना है? हमारे दस्तूर आइन की पहली शक ये है कि किताब और सुन्नत ये पाकिस्तान का सुप्रीम कानून और सुप्रीम लॉ है, वो किधर चला गया? अगर हमने वो काम करने जो दूसरों ने कहा, दूसरों ने हमारे पर मुसल्लत किए, हम इतने बेबस और मजबूर हैं, तो हमें ये रियासत बनाने का मतलब क्या था? हमारी रियासत बनाने का अलग मकसद है कि हमने अल्लाह और रसूल की तालीमात के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है। हमने यहाँ माशरा वो तश्कील देना जो दूसरों के लिए मशरे बात। मैं यहाँ पे ना बिल्कुल भी इस बहस में नहीं जा रहा कि मजहबी किस्म का पैराडाइम आप देखें। मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि अगर ये रज़ा के साथ, कॉन्सेंट के साथ आप रेप ना कहें और अगर फोर्सफुल हो तो सिर्फ उसको रेप कहें, तो आइंदा आने वाला जो माशरा हम तश्कील देंगे, आपके ख्याल में फिर कानून साजी भी बदलेगी, माशरा भी बदलेगा, या ठप ठीक ही रहेगा? असल में कानून, मैंने पहले भी ये बताया कि एग्जिस्ट फॉर बोथ थिंग। जो आप रज़ा और जो है जबर कह रहे हैं, उन दोनों के लिए पहले ही एग्जिस्ट करता है। ठीक। जो इस जजमेंट में जो कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि उसने कहा कि बिल जबर हुआ, हालांकि विद कंसेंट हुआ। ठीक। इस वजह से इसको आप कह लें कि केस को उड़ा दिया गया। ठीक। कि इसको अगर रजा के साथ साबित हो जाए तो फिर नरम सजा होती है या जना ही तस्वुर होता है? दैट इज सेम, उसी तरह सजा है, लेकिन वो दोनों पार्टीज को होगी। दोनों पार्टीज को होगी। लेकिन पहली सूरत के अंदर जिसने जबर किया होगा उसको सजा होगी। बिल्कुल उसको होगी। आपने कभी किसी खातून को सजा होते देखे 75 सालों में? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। वक्फा लेके अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, ये जो मामला है ना रज़ा वाला और जबर वाला, इसका अब ये जो इस मुकदमे में ख़ास तौर पे करे, इसको केस स्टडी बनाए, तो इसमें मिसयूज़ है कि रज़ा जो है वो नई बात आगे चली तो आप उसको जबर बना के पेश कर दें और आप दूसरे को कहें कि जनाब हुन तू पोगत, ये वाली बात है ना। अब यहाँ पे जो माशरा तश्कील हो रहा है वो कंसर्न मैं और आप तो है ही नहीं ना, हम उस उम्र के ग्रुप में ही नहीं है जहाँ हमारी, हम सिर्फ नज़रियाती बहस कर सकते हैं। वो जो बच्चे हैं आज यूनिवर्सिटियों में, अगर वो लिविंग रिलेशनशिप को जायज़ समझना शुरू हो गए तो फिर आने वाले वक्त में 25 साल बाद जो यहाँ लोग बैठे होंगे वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे फिर? अच्छा, पहली बात तो ये कि आप अपने जुमले में से अगर और गए दोनों निकाल दीजिए। ये है, ये हो रहा है। हमें इसको वही बात कि हम कबूल करें ना करें, हम बर्दाश्त करें ना करें, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, ये है। इसका हमारे पसंद नापसंद से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर हमारे कंसर्न्स इसलिए हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारी आइंदा नस्लें हैं, क्या बनेगा। अब वो भी हमारे हाथ में या बस में इस कदर नहीं है कि हम सबको कंट्रोल करके तो आगे चला सकें। मसला
ये कि आपने जैसे पहले भी कहा कि क्या रेप या ज्यादती सिर्फ औरतों के साथ होती है, नहीं, मुझे लगता है कि बेचारे मर्द, इसमें मैं बेचारे कहूँगी, ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हमने उनको इतना कोटेड कर दिया है, उनको इतना रैप कर दिया कि वो बेचारे ये भी नहीं बता सकते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो ज्यादती है। इस मुल्क में तो 2-2.5 साल का बच्चा नहीं बता सकता, नहीं बता सकता कि मेरे साथ, क्योंकि हमने उनकी तरबियत, जैसे हमने लड़कियों की तरबियत की है ना कि तुम चुप करके सह जाना, वैसे ही हमने लड़कों की कहा कि तुमने बोलना नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई, लोग क्या कहेंगे मर्द बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे मर्द ज्यादती पे आवाज़ उठा रहे हैं। जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे कि ये एक जुर्म है या ये एक गलत है या ये एक ठीक है या ये काम है। ईशा जी, अगर मैं इसको जुर्म कहना शुरू कर दूं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, माफ़ी के साथ, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लड़का या लड़की खड़े होकर कहेंगे कि जनाब मेरी मर्जी है, आप कौन होते हैं, मेरा राइट है, आप फ्रिंज कर रहे हैं, आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मेरे हकूक हैं। यहाँ पे जो डिफेंस लाइन है ना, वो सिर्फ खुदा का कानून है, नहीं, और कोई डिफेंस लाइन नहीं है। अच्छा, हम इसको खुदा के कानून को भी, अगर किसी को इस पर एतराज़ है तो साइड पे रख दें, तो आपके जो मुल्क का कानून है, दरअसल वो भी खुदा के कानून से कहीं जाके मिल जाता है ना। तो आपके मुल्क का कानून भी तो कहीं ना कहीं है ना। जब तक कानून की कोई अमलदारी नहीं होगी, कानून एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ बन बन के मोटी मोटी किताबों में पड़ा रहेगा, तब तक वो हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। कानून को अपना आप दिखाना पड़ेगा। अगर रेप है कैसे, मतलब कानून ये कहे कि आप लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, कानून कहता है कि अगर नहीं रह सकते तो फिर कानून उसको देखे कि कंट्रोल करना कैसे है ना। ऐसे तो नहीं कि आप किताब में लिखने नहीं रह सकते और सोसाइटी में आप रहते रहें और उस पर कोई आवाज ना उठाए और आप दरवाजा खोलकर कहेंगे नहीं जी ये तो इनका जाती मामला है, हम इसमें कैसे बोल सकते हैं। में इसमें सबसे ज्यादा रद्द अमल जो है दिखाना चाहिए कानून को, जो भी है कानून में जो लिखा है। ये इसको अगर हम मजहब से हटा के, अगर मजहब से कुछ लोगों को या मुझे या आपको या XYZ किसी को चिढ़ हो और कुछ लोग मजहब को जरूर इंपोज करना चाहते हैं, दोनों को साइड और कुछ नहीं रखना चाहते, दोनों बातें, दोनों जो इंपोज करना चाहते हैं, दोनों जो इंपोज नहीं रखना चाहते उसको साइड पर रखें। आपकी रियासत का कानून क्या कहता है, ठीक होगी बात। मैं डॉक्टर हुसैन अकबर आपको इसमें शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर इस बात को मान लिया जाए कि लोगों के हकूक होते हैं, बच्चों के, हमारे यंगस्टर्स के हकूक हैं जो कि यकीनन हैं, अब इस बात को एक्सप्लॉइट ना करें कि हकूक की लिमिट क्या होगी, तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, रहना बगैर निकाह के, देखने के लिए कि हम रहने जोगे हैं कि नहीं है, खानदानों को शामिल किए बगैर, अब इसमें गालिब गुमान जो होगा, मैं गालिब गुमान की बात कर रहा हूं, ये निकाह का नहीं हो सकता किसी तरीके से। शरीयत में लचक आ सकती है कहीं से? हुसैन अकबर साहब, हजरत यही बात आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। हुसैन अकबर साहब नहीं, जो भी आप जना बिल रज़ा बिल जबर की बात कर रहे थे, अल्लाह ने सूरा नूर में जो बात कही है ना, वो तो की जना बिल रज़ा की है। जना बिल जबर तो है जुर्म ना, सब मानते हैं, अच्छा, तकसीम करने वाले भी मानते हैं। जो जना बिल रज़ा है ना, किताब और सुन्नत की रूह से, ये तो खुद ये भी यही जना है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वज़ानी या तो वज़ानी फजदू मा मिअत जल्दा, कि जना करने वाली औरत बाद ही औरत से शुरू किए और जना करने वाला मर्द, दोनों को 100 कोड़े मारो। और ये रजा वाली बात है, ये रजा इसलिए कि जानियत तभी होगी ना कि जब उसने अपनी रजामंदी से की हुई है। ठीक, अगर वो बेचारी मजलूमा है, तो आप बिल्कुल लिविंग रिलेशनशिप को कहते हैं कि ये गलत काम है, ये बिल्कुल इसकी, यानी इस्लाम ने तरदीद इसकी की है कुरान पाक में, जो बिल जबर है। अगर कानून इसको प्रोटेक्शन देगा तो फिर क्या करेंगे? कौन सा कानून? वो कानून बिल्कुल कानून नहीं है, इसलिए कि ला ताअत मखलूक फी मासियतिल खालिक। अल्लाह नबी पाक फरमाया जो मखलूक होकर अल्लाह की नाफरमानी कानून बनाया, वो कानून जो बिल्कुल का नाफिजुल अमल नहीं होता। दूसरा, हमारा दस्तूर ये कह रहा है कि जो भी कानून किताब और सुन्नत की तालीमात और कवानीन से मुतसादिम होगा, वो बिल्कुल जो वो काबिल अमल नहीं होगा। जी रबाब, आप पहले फरमाइए। मैं कानून को और शरीयत को यहाँ पे को रिलेट करूँगी। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एंड्स पे दोनों को ही अंडरस्टैंड किया जा रहा है, और ना ही ये लिविंग रिलेशनशिप को जो है वो कानून सपोर्ट करता है, शरीयत नहीं करती तो वो भी नहीं करता। लेकिन अगर हम इस जजमेंट पे जिस पे आज हम जिक्र कर रहे हैं उस पे भी जाएं तो फर्क है ना रबाब जी, अगर शरीयत हो ना और कंप्लेंट ना भी हो लड़के और लड़की तरफ से, तो फिर भी वो जुर्म है जी। मैं उसी बात को उसको जुर्म नहीं मानेगी जब तक कंप्लेंट ना हो, ये फर्क होगा। नहीं, उस पे कॉग्निजेंस ले सकती है, वो खुद भी ले सकती है, वो खुद भी इस पे वो ले सकती है, ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर शरीयत पे बात करें तो उसके ऊपर भी ये एंड पे कहा गया है 4 गवाह और उनकी भी एक है कि वो करैक्टर की वो है, और अगर वो नहीं साबित होता तो भी ये इस चीज़ को, इस क्राइम को क्राइम नहीं समझा जाएगा। इस जजमेंट में भी लास्ट पे उन्होंने जो है वो हदीस और उनका जिक्र करके यही बात कही है कि चूंकि हमारे पास इसका एविडेंस जो है वो नहीं मौजूद और वो सारा कुछ नहीं है, एलिमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, तो दैट इज वाई। जहाँ पे आके आप खुद कहें कि ये हुआ है तो वहाँ पे आपको फिर नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा, खातून ने कहा नहीं, खातून ने कहा जबर हुआ, मेरे साथ किया,
और वो एविडेंस से साबित नहीं हुआ कि वो जबर था कि नहीं। ठीक, तो अगर वो ये आके कंप्लेन करती या वो ये एडमिशन देती, नजर से ना यहाँ इस औरत पर हद कज़ब भी लगती थी। वो क्या हद है जी? हद कज़ब के उसने आके उस पे तोहमत लगाई एक बेगुनाह के ऊपर। रबाब से पूछ रहा था कि उसने अगर एक झूठ बात की और तोहमत लगाई तो क्या इसकी कोई सजा नहीं? कुरान ने कहा, सूरह नूर में कहा है कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजरिदूहुम समानीन जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कि उन्होंने आके इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई और गवाह नहीं ला सके और उनको 80 कोड़े मारो और उनकी कभी जिंदगी में दोबारा गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। सोयोमोटो इस पे नहीं हो सकता? जी जी बिल्कुल हो सकता है। मैं इस पे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये तोहमत और जिना में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप किसको क्या रेट करते हैं? जिना जो है वो एक बड़ा क्राइम है या कि तोहमत एक बड़ा क्राइम? स्टेट के लिहाज से या हमारी रियासत के लिहाज से हम किसको जो है वो कहते हैं जुर्म बड़ा किसको? कौन सा बड़ा जुर्म है? शाह जी, जना अपनी जगह पे बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि जना बहुत बड़े अकबर और तोहमत जो है वो आप जना की लगा रहे हैं ना, और वो बेचारा बेगुनाह है। एक आदमी एक खातून के ऊपर आप लगा रहे हैं, तब भी ये दोनों की तरफ कानून एक जैसा ही है। अगर किसी मर्द ने किसी औरत पे तोहमत लगाई तो यही सजा है, अगर कोई औरत लगा रही मर्द पर तब भी यही सजा है। अब एक औरत आके कहती कि इसने बिलजबर किया, अब अदालत ने हमारे पूरे जो तहकीक का तफ्तीश का महकमा उसने कहा कि नहीं ये सारा दावा इसका झूठा है, गलत है, ये झूठ बोल रही है, तो तोहमत साबित हो गई ना। और तोहमत की सजा क्या है? 80 कोड़े हैं और हमेशा के लिए उसकी गवाही। किसने लगाने 80 कोड़े? अदालत ने, रियासत ने। लेकिन हमारी रियासतें अमूमन ऐसे मौके पर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाती हैं कि दोनों पार्टीज जब ज्यादा गुस्सा कर लें तो कहते हैं अच्छा चलिए मुकमुका कर लें। फिर हम ना दीन को देखते हैं, अदालतों में जो कवानीन हम देखते हैं, कत्ल गारिद के केसेस, चोरी डकैती के केसेस, बहुत बड़े बड़े केसेस सिर्फ मुकमुका पे खत्म हो जाते हैं जहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो जब तक वही बात यह है कि हमें कानून के दायरे में आना पड़ेगा, कानून से बढ़कर अदालतों को कानून के बारे वही कि उनको पहले अदालतों को कानून पढ़ाइए, फिर वो हमें समझाएं और कहीं कानून का कहीं कोई कानून की अमलदारी होगी तो हम सही गलत की पहचान कर सकते हैं। सिर्फ जुमे के खुतबे से, प्रोग्राम से, तकरीरों से, उलमाए दीन के किरदार और उनके अमल से मुख्तलिफ होने से, तजाद होने से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का अमल और किरदार मुख्तलिफ होने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। कानून की अमलदारी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। कानून की अमलदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन मैं इस जुमले में इजाज़त के साथ एक और बात कर दूँ। मेरे ख्याल में शरीयत की जो अमलदारी है वो भी बहुत ज़रूरी है।